Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another important video with an important lecture related to the IQ section of the Pakistan Marine Academy's entrance test examination. जो हमारा पाकिस्तान मेरीन एकेडमी का एडमिशन टेस्ट होता है उसके अंदर आईक्यू के 10% जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड होते हैं और उनका सिलेबस जो है उसमें ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, पैटर्न सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, रिडल्स हो गई और उसके अलावा जो है कॉमन सेंस के, कॉमन बेसिक नॉलेज के जो है वो क्वेश्चन होते हैं। एंड उसके अलावा ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, पिक द ऑड वन आउट वगैरह के इस तरह की चीज़ें भी आपके पास जो है वो दोनों जो है वो इसके अंदर क्या होंगी कि दोनों जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। सो पिक द ऑड वन आउट भी जो है वो इसका हिस्सा होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्यूरेट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स अपियर होते रहे हैं टेस्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टेस्ट एस किया है, सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो उनकी फीडबैक के ऊपर हमने आज के पेपर में क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स के हैं, स्पेसिफिकली 64 टू 63 बैच के क्वेश्चन जो आए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आप जो है वो इनकी अच्छी से प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकें और आपको अंदाजा हो सके कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आईक्यू को लेकर क्या होगा। अगर आपने अभी तक हमारा पाकिस्तान मेरीन एकेडमी का प्रेप सेशन में अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई है तो आपके पास अब 2 हफ्ते का तकरीबन टाइम रहता है, आप अपनी इनरोलमेंट करवा लें। 23 अगस्त को इंशाल्लाह आपका 63rd बैच का टेस्ट है ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी जो है वो कम टाइम में मैक्सिमम तैयारी कर सकें, 100% पेपर ओरिएंटेड तैयारी कर सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो अहम बातें। पहली बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचता रहे। और दूसरी अहम बात कि भाई रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, तो रोल नंबर स्लिप जो है 15 अगस्त से डिस्पैच होना स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। इसके हवाले से जैसी जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट अपडेट आएगी अकेडमी की तरफ से वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। तो रिलेशनशिप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि एक काम आपने करना है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने गौर से। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो भी रिलेशनशिप्स आपको गिवन है विदाउट मिसिंग और विदाउट स्किपिंग एनी रिलेशनशिप आपने उन तमाम रिलेशनशिप को फॉरवर्ड में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने रिवर्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है उन दो लोगों का जिनका रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या लगेगा। तो दो स्टेप है। पहला, कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ा, फॉरवर्ड में आपने ड्रॉ किया। सेकंड आपने क्या काम किया, रिवर्स में अब आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है किसका, उन दो पार्टीज का, उन दो पर्सन का जिनका आपसे पूछा गया। तो पहला सवाल है, इसको देखते हैं, कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल। एक लड़की की तस्वीर है, एक लड़की की तस्वीर है। मिस्टर उस्मान सेड, मिस्टर उस्मान ये कह रहे हैं शी इज द डॉटर, ये डॉटर है, ऑफ द ओनली डॉटर। जरा गौर कीजिएगा, दो दफा डॉटर का वर्ड आ गया। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर, ऑफ माय सिस्टर। जरा गौर कीजिएगा, माय सिस्टर के ऊपर गौर है, जोर है। सवाल में क्या पूछ रहे हैं, सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ इज मिस्टर उस्मान रिलेटेड टू दैट गर्ल, उस्मान साहब का उस लड़की से क्या रिलेशनशिप है। तो फोटोग्राफ में क्या है, फोटोग्राफ में एक लड़की है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया कि रिलेशनशिप को फॉरवर्ड में ड्रॉ करना है। तो गर्ल है, गर्ल के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ये डॉटर है। किसकी डॉटर है ये, किसकी डॉटर है, ऑफ द ओनली डॉटर। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ आ गया तो इसका मतलब है नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर। आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माय सिस्टर। सिस्टर किसकी है, उस्मान साहब की सिस्टर है। तो सिस्टर किसकी है, उस्मान साहब की। माय का वर्ड आ गया, इसका मतलब है वहां पर रिलेशनशिप है। हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है जो पहला है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये लड़की और ये जो उस्मान साहब हैं इनका इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है। हाउ इज मिस्टर उस्मान रिलेटेड टू दिस गर्ल, मिस्टर उस्मान जो है वो इस लड़की के साथ कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उस्मान साहब की बहन की एक ही बेटी है। तो उस्मान साहब की बहन की जो बेटी है उस्मान साहब की, ये क्या लगी, मैंने बताया ना कि एक दफा फॉरवर्ड में ड्रॉ करके रिवर्स में रिलेशनशिप जाना, थोड़ा सा ट्रिकी है पहला सवाल। तो ये इनकी नीस लगी, ये इनकी भांजी लगी।
अब नीस जो है उसकी डॉटर है ये लड़की इनकी भांजी की बेटी है, इनकी भांजी की बेटी है। तो उस्मान साहब उसके क्या लगे, कजन तो नहीं होंगे, फादर भी नहीं होंगे, अंकल भी नहीं होंगे। अंकल तो वो इस लड़की के हैं ना, अंकल तो वो इस लड़की के हैं, तभी तो वो उनकी भांजी है। ठीक है, जिस लड़की के ये अंकल हैं ये बच्ची उसकी बेटी है, तो ये उसके ग्रैंड फादर हुए, यानी ये उनकी पोती हुई, नवासी हुई एक तरह से। ठीक है, तो ये उसके ग्रैंड फादर हैं, ये उसके क्या हैं, ये उसके ग्रैंड फादर है, नवासी हुई वर्ड ज्यादा बेहतर, नवासी का बनता है, तो ग्रैंड फादर है क्योंकि इनकी बहन की बेटी है। तो रिवर्स में आपने रिलेशन करना है। तो स्टार्टिंग में ये पहला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, आगे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के 64th बैच के जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लास्ट ईयर्स के अंदर जो सक्सेसफुल हुए हैं। ये 64th बैच के स्टूडेंट्स का डेटा आपके सामने, साथ साथ हमारे जो 63rd बैच के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा भी आपके सामने। और इंशाल्लाह जो 63rd बैच के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये इस साल दिसंबर में इंशाल्लाह पास आउट हो जाएंगे पाकिस्तान मेरीन एकेडमी से और अपनी अमली ज़िंदगी में जो है वो अपना कदम रखेंगे। तो अगर आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स की 100% तैयारी करना चाहते हैं या बाद में जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आईक्यू की रेलिवेंट तैयारी करवाई जाती है, टू द पॉइंट तैयारी करवाई जाती है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के टेस्ट के अंदर कोई एसएसबी नहीं कंडक्ट किया जाता, बल्कि ये टेस्ट जो है उसका मेरिट जो है वो आपके रिटन टेस्ट के ऊपर और आपके इंटरव्यू के ऊपर बेस करता है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, 100% तैयारी के लिए आप हमारे सेशन के अंदर अपनी इनरोलमेंट जो है वो इंशाल्लाह करवा सकते हैं। कह रहे हैं आयशा टोल्ड बिलाल, आयशा ने बिलाल को बताया। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर में एक दफा आईक्यू में आया हुआ है। आयशा टोल्ड बिलाल द बॉय आई सॉ एट द पार्क was the son of the sister of my father's brother. How is the boy related to Aisha? आयशा यहां पर बिलाल को बता रही है, बिलाल का किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ बिलाल को बात बताई जा रही है। और आयशा ने क्या बात बताई है, उसको बताया कि जो बॉय मुझे मिला था, कहां पर मिला था, पार्क में मिला था, वो कौन है, वो सन है किसका, सिस्टर का, किसकी सिस्टर का, ऑफ माई फादर्स ब्रदर, मेरे फादर के भाई की जो सिस्टर है उनका बेटा था वो। तो आयशा उसकी क्या लगी, आयशा उसकी कजन लगी। मैंने क्विकली डिसाइड कर लिया, कैसे डिसाइड किया, वही ट्रिक मैंने यूज किया है। रिलेशनशिप को पहले आपने फॉरवर्ड में ड्रॉ करना है। तो बॉय मिला है, बॉय क्या है, बॉय सन है, किसका सन है, ऑफ द सिस्टर, किसकी सिस्टर, ऑफ माई फादर्स ब्रदर, ऑफ माई फादर्स ब्रदर, ऑफ माई फादर्स ब्रदर। तो ये किसके किसके फादर के ब्रदर हैं, ये आयशा के फादर के ब्रदर हैं। तो आयशा के फादर के ब्रदर आयशा के क्या लगे, अब रिवर्स में रिलेशनशिप निकाल दे जाए, अंकल लगे। अंकल की बहन इसकी क्या लगी, इसकी आंटी लगी, क्योंकि अगर वो उसके फादर के ब्रदर की बहन है तो इसके आयशा के भी तो फादर की बहन हुई ना। तो आयशा की ये क्या लगी, फुप्पो लगी, आंटी लगी, आंट आई उसकी। और ये लड़का उनका बेटा है, जो लड़का है ये उनका बेटा है, इसकी आंट का बेटा है। सो आयशा की आंटी का बेटा आयशा का क्या हुआ, आयशा का कजन हुआ, सिंपल। तो वही रिलेशनशिप आपने क्या करना है, पहले फॉरवर्ड में ड्रॉ करने हैं, लिख लेने हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल बी एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप इन रिवर्स बिटवीन दोज टू पर्सन के जिनका रिलेशनशिप पूछा गया। तो रिलेशनशिप किसका पूछा था, एग्जामिनर रिलेशनशिप बॉय का आयशा के साथ पूछा था, तो हम रिवर्स में चलेंगे। आगे चलते हैं। इन अ फैमिली इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, again it's our last year's past papers question. In a family if a is the brother of b, अगर a जो है वो b का भाई है and b is the sister of c और b c की सिस्टर है, how is c related to a, c कैसे a के साथ रिलेटेड है। सो a जो है वो ब्रदर है किसका, b का। a क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, b का ब्रदर है। सो a जो है वो ब्रदर है किसका, b का। और b जो है वो सिस्टर है किसकी, c की। बी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो फिर सुनिएगा, ए जो है वो भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, बी का क्या है, भाई है।
और बी क्या है, बी बहन है। किसकी बहन है, सी की बहन है। सी और ए का आपस में क्या रिलेशनशिप है, सी और ए का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर ए बी का भाई है और बी बहन है, किसकी बहन है, सी की बहन है, ठीक है, तो वो ए की बहन, ए और सी आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं अगर ये फीमेल होगी। अगर सी फीमेल होता तो इस केस में तो ए के ही वो क्या होती, सिस्टर होती। और अगर ए के बारे में मैं पता होता मेल होता, तो वो उसका क्या होता, ब्रदर होता। तो बहरहाल पेपर में ए की यूनिक चॉइस होगी। मैंने तो जो यहाँ पे चॉइसेस दी हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है पास पेपर्स के ऊपर देखे, क्योंकि पास पेपर्स का डेटा होता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो आंसर्स बन रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर वो ये कहता ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का, इसका मतलब है ए क्या है, मेल है ना, लड़का है। और फिर वो कह रहा है सी जो है, बी जो है वो सी की बहन है। अब सी के बारे में मैं नहीं बता कि सी मेल है या फीमेल है। अगर तो सी मेल होता तो फिर तो भाई था ए का, और अगर फीमेल होता तो फिर ये ए की क्या होता, सिस्टर होता। तो ये ए और सी आपस में दोनों बहनें भी हो सकते हैं, देखें, और ये भाई भी हो सकते हैं, लेकिन एक यूनिक आंसर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया एक थोड़ा सा इसमें ये है कि दो आंसर इसमें बन रहे हैं, पेपर में डेफिनेटली यूनिक आंसर आएगा। बहरहाल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, इंपॉर्टेंट सवाल था। इसी तरह का सवाल हमारे पेपर का लास्ट ईयर का है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, मिस्टर अली सेड शी इज द मदर ऑफ माई सन्स सिस्टर। हाउ इज मिस्टर अली रिलेटेड टू दैट वुमन। मिस्टर अली का उससे क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर अली उस खातून के हस्बैंड हैं। देखिए मुझे स्टेटमेंट पढ़ते साथ समझ आ गया, रीजन क्योंकि मैं माइंड के अंदर ही रिलेशनशिप ड्रॉ करके रिवर्स में चला गया। आपको अगर यूं डिफिकल्ट लगता है आप ड्रॉ कर ले। कैसे ड्रॉ करेंगे, अली ने एक खातून की तस्वीर की तरफ इशारा किया, तो एक वुमन है, उस वुमन के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि ये मदर है, किसकी मदर है, ऑफ द सिस्टर, किसकी सिस्टर, ऑफ माई सन, ऑफ माई सन, ऑफ माई सन। अब हम रिवर्स में चलते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि अली की क्या लगती है। सो अली का बेटा, अली के बेटे की जो बहन है वो मिस्टर अली की भी तो क्या है, डॉटर ही है ना। इनकी ये डॉटर ही हुई ना, मिस्टर अली की ये क्या हुई, ये डॉटर हुई। ये डॉटर है मिस्टर अली की, ये डॉटर है भाई। इनके बेटे की बहन इनकी बेटी है, और जो इनकी डॉटर है ये उसकी मदर है। तो एक शख्स की बेटी की वालदा उसकी क्या होंगी, वाइफ होंगी ना। ये खातून उसकी वाइफ है, तो मिस्टर अली उसके क्या है। सवाल ये था कि अली उसके क्या लगते हैं, अली उसके हस्बैंड लगे ना, उनकी वाइफ है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के करना है, हो जाएगा। एक आधा और देखते हैं, फिर हम जो हमारा पार्ट 2 है हमारे आईक्यू के सेक्शन का, जो क्वेश्चन हैं पार्ट 2 टाइप के, उनके ऊपर जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला सेड द मैन आई मेट टुडे इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बताया है कि मुझे जो आज आदमी मिला था वो क्या है, वो फादर है। वो किसका फादर है, डॉटर का। किसकी डॉटर का, मेरे फादर के ब्रदर की जो डॉटर है उसका फादर था। तो फादर की ब्रदर की जो डॉटर का फादर है उसके फादर का ब्रदर ही है, यानी इसका अंकल ही है। तो वो आदमी अब्दुल्ला का क्या लगा, अंकल लगा। ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। देखें, तो उसने कहा कि एक आदमी जो मुझे मिला था, जो मैन था वो क्या था, वो फादर था। किसका फादर था, डॉटर का। किसकी डॉटर का, मेरे फादर की ब्रदर की, ठीक है, मेरे फादर की जो के जो ब्रदर हैं उनकी डॉटर का वो फादर था। इसका मतलब है कि जो इसके फादर के ब्रदर हैं वो ही इस लड़की के बाप हुए ना। दो दफा फादर का वर्ड आ गया। तो फादर के ब्रदर अब्दुल्ला के क्या लगे, फादर के ब्रदर अब्दुल्ला के क्या है, अब्दुल्ला के अंकल हैं। अब्दुल्ला के ये क्या है, अब्दुल्ला के ये अंकल हैं। अब्दुल्ला के तो ये अंकल हैं, अब्दुल्ला के ये अंकल हुए, फादर के ब्रदर, ठीक है। तो अंकल की जो बेटी के फादर है, अंकल की बेटी के फादर वो अंकल ही है ना। सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ पे बात घुमाने की कोशिश की, इन्हीं अंकल की बात हो रही है, ये सेम पर्सन है दोनों, ये सेम है। तो इसके अंकल की बेटी है,
तो ये आदमी इसका क्या लगता है, हमसे पूछा ये जा रहा है। बेटी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि बेटी अब्दुल्ला की क्या लगती है, बेटी तो उसकी कजन लगती है, ये बेटी तो उसकी कजन लगती है ना, डॉटर तो कजन लगती है, डॉटर के बारे में नहीं पूछा जा रहा। एग्जामिनर आपसे पूछा है कि आदमी अब्दुल्ला का क्या लगता है, देख के करना है। समटाइम्स आपस में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो यहां पर डॉटर के बारे में नहीं पूछ रहा, यहां पर वो पूछ रहा है, वो यहां पर पूछ रहा है कि वो आदमी उसका क्या लगा, तो वो आदमी तो उसका अंकल लगा ना, आदमी तो उसके अंकल है, क्योंकि वो उसके फादर के भाई हैं भाई, फादर के भाई अंकल हैं। अच्छा जी, नॉलेज आ गई। नॉलेज वैसे मैंने आपको इंग्लिश में आईक्यू के, इंग्लिश के लिए करवाई हुई है, लेकिन आईक्यू के सेक्शन में भी हो सकती हैं। पाइनएप्पल फ्रूट है, कैरेट क्या है, वेरी इजी है, कैरेट इज अ वेजिटेबल, कैरेट इज अ वेजिटेबल, बट व्हाट काइंड ऑफ अ वेजिटेबल इट इज अ रूट। बट यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक टाइप नहीं बताई जा रही कि पाइनएप्पल किस टाइप का फ्रूट है, उसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं कि वो फ्रूट है, वो क्या है, वो फ्रूट है। नो डाउट कैरेट रूट होती है, लेकिन इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं, विद इन एडिबल टर्म्स देख रहे हैं क्या है। तो एडिबल टर्म्स में कैरेट जो है वो वेजिटेबल है, कैरेट जो है वेजिटेबल है, रूट नहीं लगाना। इस तरह से चॉइसेस बड़ी क्लोज होती हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, इसमें से ऑड वन आउट जो है ना वो हमने निकालना है, इसमें से ऑड वन आउट हमने निकालना है कि क्या है। ठीक है जी, ऑड वन आउट को अगर हम लोग देखें तो ये इसका स्केयर है, ये इसका स्केयर पड़ा हुआ है, ये भी उसका स्केयर पड़ा हुआ है, ये भी उसका स्केयर पड़ा हुआ है, ये भी उसका स्केयर पड़ा है, सारे तो एक दूसरे का पहले पे नंबर पड़ा हुआ है, अगले में स्केयर पड़ा हुआ है। फिर ऑड क्या हुआ, मैं बताता हूँ ऑड क्या हुआ। तो पहले पे नंबर है और उसके बाद क्या है, रेशो के बाद क्या है, नंबर का स्केयर है। उसके बाद क्या है, पहले पे नंबर है और अगले पे नंबर का स्केयर है, अगले पे नंबर का क्या है, स्केयर है। तो पहले पे नंबर, अगले पे नंबर का स्केयर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और उनके स्केयर्स हैं। 8 प्राइम नंबर नहीं है, नो डाउट 8 का भी स्केयर ही पड़ा हुआ है आगे, लेकिन 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप इसको इवन ऑड में नहीं दे सकते, 2 भी इवन है उसमें तो फिर 8 भी इवन है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। 8 जो है ना इज नॉट अ प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर यानी पहले पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो प्राइम नंबर है, और अगले पे उसी प्राइम नंबर का क्या पड़ा हुआ है, उसी प्राइम नंबर का स्केयर पड़ा हुआ है। समझे, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो 8 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये इसके अंदर ऑड था। आगे आएंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, वेरी इजी। 4 से 7 पे जा रहे हैं, 7 से 12 पे जा रहे हैं, 12 से 19 पे जा रहे हैं, फिर 28 पे जा रहे हैं। क्योंकि फिक्स चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहा है। अगर फिक्स चेंजेस आ रहे होते या थोड़े लंबे जंप्स आ रहे होते, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब एडिशन हो रही है। देखते हैं क्या एडिशन हो रही है। पहले 3 ऐड हुआ, फिर क्या ऐड हुआ, फिर जो है वो 7 से 12 पे जाने के लिए क्या ऐड होता है, फिर 5 ऐड होता है। फिर 12 से 19 पे जाने के लिए 7 ऐड होता है। 19 से 28 पे जाने के लिए 9 ऐड होता है। इसका मतलब है 2 का इंक्रीज करके नंबर ऐड होने हैं। तो 9 में अब 2 का इंक्रीज हो जाएगा 11, 28 में 11 ऐड हो जाएगा तो वो 39 हो जाएगा। तो 2 का इंक्रीज होकर ऐड हो रहे हैं, या फिर आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि सब में ऑड नंबर ऐड हो रहा है। पहले में 3 हुआ, अगले में 5, फिर 7, फिर 9, तो अगला अब ऑड नंबर 11 बनता है। तो 28 में जब 11 ऐड हो जाएगा तो 39 यानी 39 हो जाएगा। तो दे के करने हैं। ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, हु इज शॉर्टेस्ट। क्या ए सबसे शॉर्टेस्ट है, बी शॉर्टेस्ट है, सी शॉर्टेस्ट है, हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते, हम बिल्कुल डिटर्मिन कर सकते हैं, इजी है। इसका तरीकाकार क्या, आप ड्रॉ कर ले। कह रहा है ए जो है वो बी से लंबा है, सो ए बड़ा है बी से। फिर बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है वो सी से लंबा है। अगर मैं स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट को, तो ए बी से लंबा है और बी से लंबा, बी जो है वो सी से लंबा है। इसका मतलब है सी सबसे छोटा है ना, तो हु इज द शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट सी है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, कौन सा वर्ड इसमें से अदर्स के साथ बिलोंग नहीं करता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पास्ट पेपर में था ये क्वेश्चन, 2024 के बैच का शायद ये गालिबन क्वेश्चन है। एलिफेंट, टाइगर, लायन, डॉग, बहुत इजी। भाई ये देखिए, डॉग जो है ना ये पेट एनिमल है। वाइल्ड में भी डॉग्स होते हैं, वाइल्ड डॉग्स भी होते हैं, बट इट कैन बी टेम्ड इनटू अ पेट एनिमल। ठीक है, बाकी सारे तो वाइल्ड ही रहते हैं ना, बाकी सारे तो उनके वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स रहते हैं वाइल्ड एनिमल में। ठीक है, तो डॉग जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ऑड है, वो दूसरों से बिलोंग नहीं करता, तो ऑड ही निकालना होता है। सिर्फ एग्जामिनर ने कंफ्यूजन के लिए स्टेटमेंट किया कि कौन सा का ताल्लुक इस अदर्स के साथ बाकियों के साथ नहीं है। आगे आएंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन आगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, इस IQ के सेक्शन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि
रिलेशनशिप के क्वेश्चन को आपने क्या करना है कि पहले रिलेशनशिप आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, फिर आपने फॉरवर्ड से रिवर्स में जाना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा। सेम काम सेम तरह से मैं अब आपको ट्रिक बताता हूँ डायरेक्शन के क्वेश्चन की। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन की ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है, और हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूं ही ड्रॉ करना है। आप जिस मर्जी डायरेक्शन में बैठ के चाहे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रफ पेपर के ऊपर आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है उसका यही मेथड है, यही प्रोसीजर है, चाहे आप राइट हैंडेड है, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड है, चाहे आप जिस मर्जी डायरेक्शन में है। तो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे ड्रॉ करना है कि आपके टॉप पे हमेशा नॉर्थ होता है और राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, याद रखना है। अब नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है? साउथ, और ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चन में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लिया, अब हम इन सवालों को देखते हैं क्या है। कह रहे अली वॉक्स 10 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट। अली 10 किलोमीटर चला है और फिर अपने लेफ्ट पे मुड़ा है, अपने लेफ्ट पे मुड़ा है। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। 5 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा लेफ्ट मुड़ा है, और फिर वो कितना चला है? वो 10 किलोमीटर चला है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? कौन सी डायरेक्शन के अंदर है वो? अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो अब किस डायरेक्शन के अंदर है, ये बताएं कि अब जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है। सो मिस्टर अली कहाँ गया है? ईस्ट में गया है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूँ ईस्ट की डायरेक्शन, ये ईस्ट की तरफ गया। हमने डिस्टेंस नहीं बताना, इसलिए मैं डिस्टेंस कंसिडर ही नहीं कर रहा। पेपर में उस चीज को लेके परेशान हुआ करें, सवाल में उसको कंसिडर करा करें जिसने सवाल में चीज जवाब के ऊपर इंफ्लुएंस होना है, जिसकी वजह से आंसर चेंज होना है, जिसकी वजह से आंसर बनना है। तो ये चला ईस्ट में, ईस्ट में चला है 10 किलोमीटर। अब ये अपने लेफ्ट में मुड़ा है। अब इसकी डायरेक्शन यूं है ना, ईस्ट की तरफ है। तो इसका आप अपने आप को यहाँ पे सपोज करके खड़ा करें कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ्ट कहाँ बनता है? लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ बनता है। इसी अगर जिस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ बनता है। कहते हैं अब वो मुड़ा है अपने लेफ्ट की तरफ, और फिर चला है कितना? 5 किलोमीटर। चलने देते हैं उसको 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर चला। अब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। अब उसका लेफ्ट ये बनता है, क्योंकि वो दोबारा लेफ्ट मुड़ा है तो इसलिए मैं लेफ्ट का जिक्र करूंगा, फिर लेफ्ट मुड़ गया है और लेफ्ट में चढ़ा है 10 किलोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो पहले वो चला था, रिकैप कर लें, देख लें इसको। पहले वो चला ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वो लेफ्ट में मुड़ा, तो लेफ्ट उसका ऊपर की तरफ है। अब इसकी डायरेक्शन है क्योंकि नॉर्थ की तरफ, सो नॉर्थ से मुड़ा दोबारा ये लेफ्ट की तरफ, तो इसका लेफ्ट ये बनता है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ये वेस्ट की तरफ है। ये किस तरफ है? ये वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये वेस्ट की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सेम यही काम करना है हमने, सेम यही काम यहाँ पर करना है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भी हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करेंगे। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि बिल्कुल पिछले साल का या उससे पिछले साल का, लेकिन ये पास पेपर में से क्वेश्चन लिया हुआ है। मिस्टर समीर वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। समीर 4 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, फिर राइट पे मुड़ा है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स राइट अगेन। दोबारा राइट पे मुड़ा है, फिर 4 किलोमीटर चला है। किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ हमेशा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले ड्रॉ करना है। क्रॉस बनाया, नॉर्थ आपके ऊपर होगा, राइट हैंड में हमेशा ईस्ट होगा, ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होता है। तो कह रहा है समीर चला है 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो समीर की डायरेक्शन जो है ना वो नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो वो नॉर्थ की तरफ चल रहा था यूं। अब वो मुड़ा अपने राइट पे, तो क्योंकि समीर की इस तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका राइट हैंड ये बनता है। तो अब ये यहां से मुड़ा है राइट की तरफ, राइट पे चला है 3 किलोमीटर। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो अब इसका राइट कहाँ बनता है? मैंने फिर बताया ना कि आप अपने आप को यहाँ पर एज्यूम कर लें कि आप यहाँ पर खड़े हुए, आप इस डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। जब आप इस डायरेक्शन मुड़े हुए तो आपका राइट किस तरफ है? राइट आपका नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ फिर मुड़ गया। जब ये नीचे की तरफ मुड़ा है तो फाइनल डायरेक्शन इसकी यही होगी है। फाइनल डायरेक्शन इसकी किस तरफ है? साउथ की तरफ है, तो ये साउथ की तरफ मुड़ा हुआ है। आगे आएंगे, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? कौन सा नंबर सीरीज में नेक्स्ट आएगा? बीच का एक नंबर जो है ना वो गायब किया हुआ है। 1 से 9 पे गया है, 9 से जो है वो 25 पे चला गया, 25 से एकदम 49 पे चला गया। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कोई टर्म ऐड हो रही है, क्या हो रही है? तो 1 से 9 पे जाने के लिए 8 ऐड हुआ है, 9 से 25 पे जाने के लिए 16 ऐड हुआ है। कुछ अगर मैं गौर करूं तो हो क्या रहा है? मल्टीपल ऑफ 2 ऐड हो रहा है क्या? क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 ऐड हो रहा है? क्या इससे क्रैक हो रहा है ये? देखते हैं जरा। तो 1 में तो 9 जाने के लिए 8, 8 का मल्टीपल क्या हुआ? 8 टू जा 16 हुआ। 9 में जब मैंने 16 ऐड किया 25 तो बनता है, लेकिन 25 से 49 जाने के लिए क्या हो रहा है? क्या मल्टीपल ऑफ 2 वाली लॉजिक में ये ठीक है? तो समटाइम्स अगर कोई लॉजिक बात नहीं, पहले कंफर्म कर रहे हैं, जिस दूसरा का ट्रिकी सवाल है। 9 में से 5 गया, 4 बचा,
इसका मतलब है 24 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 नहीं ऐड हो रहा बल्कि 8 के 24 ऐड हो रहा है। मैं 28 लिख गया हूँ गलती से, तो 24 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 8 ऐड होता है यहाँ पर, क्योंकि पहले 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 3 जा 24 हुआ। अब 8 4 जा क्या होगा 32, तो 49 में अब 32 ऐड होगा, 32 ऐड होगा तो 9 और 2 1, ठीक है, 1 चला गया कैरी, तो ये हो जाएगा 81। तो दरमियान का नंबर क्या बन रहा है 81। तो 8 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं, ये वजह है कि यहाँ पर 49 में मैंने 32 को ऐड किया है, तो ये नंबर 81 आया है। तो चेक कर लिया करें कि क्या जो लॉजिक बन रही है वो कंफर्म है कि नहीं। अगला आसान लग रहा है देखने में कि जो मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं आसान होते हैं यूजुअली। 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया। तो ये सब सारे सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80, 80 आ जाएगा। लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे आते हैं। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस को करने का बताया, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन का बताया, ऑड और इवन वालों का बताया, और इवन वाले तो खैर नहीं थे, ऑड वन ऑड। लॉजिकल स्टेटमेंट की ट्रिक क्या है कि स्टिक टू द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। उस लॉजिक पे चलना है जो सवाल में गिवन है, खुद से लॉजिक नहीं बनानी या जनरल लाइफ की लॉजिक नहीं बनानी है आपने। जनरल लाइफ की लॉजिक आप बनाएंगे तो फिर बहुत सी चीजें गलत होंगी, क्योंकि इन रियल पैंगुइन तो नहीं उड़ सकते, पैंगुइन तो स्विम करते हैं, उड़ते तो नहीं है। तो हमने इन रियलिटी नहीं देखना क्या है, हमने देखना होता है लॉजिकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर आपने इस चीज को देखना है कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है, उसके मुताबिक आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। यहां कह रहा है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कह रहा है सारे परिंदे उड़ सकते हैं। फिर कह रहा है सम बर्ड्स आर पैंगुइन्स, कुछ पैंगुइन जो हैं वो बर्ड्स हैं, कुछ पैंगुइन जो है वो, कुछ बर्ड जो है वो पैंगुइन्स हैं। फिर देखते हैं जरा इसको, कह रहा है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है कुछ बर्ड उसमें से पैंगुइन्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे पैंगुइन्स क्योंकि उड़ सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, तो उसने कहा कि उनमें से कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या है, वो पैंगुइन्स हैं। देखें पहले बात क्या हो रही है, अगर इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो सारे बर्ड्स ही उड़ सकते हैं, उन बर्ड्स में से कुछ बर्ड जो है ना वो पैंगुइन्स हैं। वो क्या है, वो पैंगुइन्स हैं, पैंगुइन्स हैं। ये जो मैंने ऑरेंज में बर्ड्स ड्रॉ किए हैं, बर्ड तो सारे ही उड़ सकते हैं, पैंगुइन्स उसी के अंदर आ रहे हैं, उसी सेट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सम का वर्ड यूज हुआ है। कह रहा है ना, पहले कहता है सारे बर्ड उड़ सकते हैं, तो बर्ड सारे उड़ सकते हैं, फिर कह रहा है उन बर्ड्स में से कुछ जो है वो पैंगुइन्स हैं। इसका मतलब है तो सारे पैंगुइन्स उड़ सकते हैं ना, कुछ पैंगुइन्स नहीं, सारे पैंगुइन्स उड़ेंगे। तो ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है, ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है। ठीक है, सारे पैंगुइन्स ही उड़ सकते हैं। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, यहां पर भी एग्जैक्ट वही काम हो रहा है। कह रहा है सारे फ्लावर जो है वो प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स आर ट्रीज, तो वो जो कुछ प्लांट्स ट्रीज है वो फ्लावर्स भी तो होंगे ना, तो सम ट्रीज फ्लावर्स नहीं है, फिर सारे ट्रीज फ्लावर्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ये और ऊपर वाली सेम थी, क्योंकि ये सेम इसलिए आ गया कि भाई ये पास पेपर से क्वेश्चन है। कह रहा है नो डॉग्स आर कैट्स, कह रहा है कोई डॉग जो है वो कैट्स नहीं है। फिर कह रहा है ऑल कैट्स आर मैमल्स, कह रहा है कि सारी कैट जो है वो मैमल्स है। तो नो डॉग्स आर मैमल्स, तो जब डॉग्स कैट्स है ही नहीं है, देखें डॉग जो है वो कैट्स के इक्वल ही नहीं है, और कैट सारी की सारी तो मैमल्स के इक्वल है। तो डॉग तो फिर कभी भी मैमल्स के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि उसको कनेक्ट करने वाला था सी, कैट थी, तो नो डॉग्स आर मैमल। तो इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट करेक्ट बनती है। आपने उस स्टेटमेंट को देखना है, जो उस इन्फॉर्मेशन को देखना है जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फिबोनाची स्टाइल सीरीज। कह रहा है फिबोनाची स्टाइल सीरीज में नेक्स्ट टर्म बताओ। देखिए फिबोनाची स्टाइल सीरीज वो होती है जिसमें पिछली टर्म्स ऐड हो रही होती है। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि 13 में 8 ऐड हुआ है तो क्या बन गया 21, 21 में 13 ऐड हो गया तो क्या बन गया 34। अब 34 में 21 ऐड हुआ है, ये 34 में 21 ऐड हुआ है तो ये अगला बन गया 55। अब 55 में 34 ऐड होगा सिंपली, तो ये क्या बन जाएगा, ये 89 बन जाएगा। तो हर अगली टर्म में पिछली टर्म ऐड हो रही होती है, किस में, फिबोनाची स्टाइल सीरीज के अंदर। तो ये याद रखना है कि फिबोनाची में ये काम हो रहा होता है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 1 6 13 22 33। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 से 6 बनने के लिए 5 हुआ, 6 से 13 पे जाने के लिए क्या ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें 7 ऐड हो रहा है। 13 से 22 पे जाने के लिए, 13 से जब हम 22 पे जाते हैं तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें 8 ऐड हो रहा है।
ठीक है, 13 से जब हमने 22 में जाना है, 8 नहीं बल्कि 7 ये और 3 9 ऐड हो रहा है। अगर मैं इधर हूँ आप मिस्टेक कर लेते हैं तो फिर उसको माइनस कर लिया करें ना। 22 में से आप 13 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, कैरी दे देगा 9 हो जाएगा। तो 5 7 और 9 ऐड हुआ, अगले में नजर आ रहा है 11 ऐड हुआ। अब 33 वाले में क्या ऐड होगा, 13 ऐड होगा। तो 33 वाले में उससे अगला ऑड नंबर 11 के बाद अगला ऑड नंबर 13 बन रहा है। 33 में जब 13 ऐड होगा 46 आ जाएगा। इजी था ये। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में प्लस माइनस की मिस्टेक जल्दी में ज्यादा जल्दी में नहीं करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट जो है वो कौन सा है। आयरन मेटल है, प्योर मेटल है। गोल्ड प्योर मेटल है, कॉपर भी प्योर मेटल है। ब्रॉन्ज जो है ये मेटल नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, ये एलॉय है। ये क्या है, ये एलॉय है, इसलिए ब्रॉन्ज जो है वो इसका आंसर बनता है। एलॉयज क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है ना कि एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल्स को एलॉयज कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट जो है वो कौन सी है। ये सारी की सारी नॉर्मल गैसेज हैं। ठीक है, और ये ऐसे लग रहा है कि नोबल गैस है, लेकिन नहीं, उससे काम नहीं बन रहा। उसना तो फिर वो प्रॉपर्टीज बाकियों की फिट नहीं हो रही। इसको अगर आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है O2। नाइट्रोजन को भी अगर आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है N2। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखेंगे तो ये CO2 होती है। और हीलियम भी प्योर फॉर्म में He होती है, He होती है। अब इसके अगर एक तो ये देखा जाए कि भाई ये तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है एटॉमिक स्टेट में हीलियम का, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो बॉन्ड नहीं बनाती। तो एक ये भी हो सकता है, दूसरा ये कि भी नोबल गैस है, ये भी हो सकता है आंसर। सेकेंडली इसमें ये भी डिफरेंस हो सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होने से बन रही है। जबकि 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 क्या है, बाकी सारे तो सिर्फ अपने ही प्योर एटम्स में। लेकिन ये आंसर ज्यादा बेहतर बन रहा है, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं ना फिट आ रहा, क्योंकि ये तो अकेला ही है, हीलियम ही है। तो ये ज्यादा बेहतर। तो समटाइम चॉइसेस बड़ी क्लोज होंगी, देखना होगा आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। लिवर, किडनी, स्किन, हार्ट, भाई ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स है। कुछ में बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा, कुछ कंफ्यूजिंग होंगे जैसे ऊपर वाला था। स्किन जो है ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, याद रखिएगा। स्किन जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये बाहर की तरफ होता है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बैरूनी तौर पे जिसम है, वो बॉडी के अंदर है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। मैं ऑटो शेप्स को बंद कर दूं, बहरहाल ये लिख नहीं रहा। तो एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इनमें से अब ऑड कौन सा। 27 है, 64 है, 125 है, 144 है। बहुत ईजी है, नजर आ गया। 144 इसमें से ऑड है, कैसे पता चला। ये भी क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। क्या 144 6 का क्यूब है, नहीं है। ये पैटर्न में से बाहर है। सेकेंडली 144 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। यस, ये 12 का स्क्वायर है। 12 × 12 लिखा जा सकता है। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 4 × 3, और ये भी बनता है 4 × 3। तो 4 4 ज़ा 16, और फिर 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या आ रहा है, क्यूब नहीं बन रहा उसना 60 का, क्यूब नहीं बन रहा। तो ये क्यूब नहीं बन रहा किसी का, इसलिए ये ऑड था। आसान था जी, आगे चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। सैडनेस, जॉय, एम्पैथी, एंगर। सैडनेस, इंसान खुद सैड होता है, अपने बारे में होता है, अपने बारे में लेके हो सकता है ये। खुशी भी अपनी किसी अपनी उसकी एक फीलिंग है। एंगर, किसी बात पे गुस्सा है, किसी और के ऊपर भी गुस्सा है, उसको किसी और पे गुस्सा हो सकता है। एम्पैथी होता है, कहते हैं रहम दिली को, काइंडनेस को, किसी दूसरे का ख्याल हो। इसमें क्योंकि कोई दूसरे शख्स की फीलिंग का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए एम्पैथी बनेगा। नो डाउट किसी और की बात से भी आपको गम पहुंच सकता है, लेकिन वो आपके साथ है, रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। 27 64 125, ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, ये रिपीट हुआ है मिस्टेकनली। मैंने बताया कि 144 जो है वो ऑड है, 2 दफा ये इसमें छप गया है क्वेश्चन पेपर में। आगे आते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 60, ये मेरा ख्याल है 23rd या 2024 के बैच का ये क्वेश्चन है। कह रहा है इफ इट टेक्स 2 minutes टू बॉयल अ सिंगल एग, हाउ मेनी टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs।
टुगेदर इन द सेम पॉट। बड़ा आसान है भाई ये, इससे आसान सवाल एग्जामिनर क्या देता है, कॉमन सेंस का सवाल है कि 2 मिनट लगते हैं एक एग को बॉईल करने में, 5 एग्स को अगर इकट्ठे बॉईल किया तो उनको भी 2 मिनट ही लगेंगे ना, सारे इकट्ठे बॉईल किए गए, 10 नहीं करना। इंसोम्निया, दिस इज फ्रॉम द 2020 2023 के पेपर का ये क्वेश्चन है कि इंसोम्निया क्या है। वो जो पहले पहले बीच में आईक्यू में थोड़ा सा जनरल नॉलेज का पूछना रहता था। तो इंसोम्निया क्या, इंसोम्निया जो है वो मेडिकल कंडीशन है कि नींद ना आने की। इंसोम्निया जो मेडिकल कंडीशन है नींद ना आने की। अच्छा, आखिर तक आपने इसको देखना है। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें जीके बेस्ड जो आए हैं रिसेंट टाइम्स में वो और भी पूछूंगा, वैसे तो इंटरव्यू में ये जनरल नॉलेज पूछते हैं। विच वन नंबर कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन, कौन सा एक नंबर जो है ना वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन में प्लेस किया जा सकता है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन में कौन सा एक नंबर जो है वो प्लेस किया जा सकता है। यहां पर कह रहा है इन फिगर 3 सो डैट इट फॉलोज द ऑपरेशन ऑफ द नंबर इन द फिगर 1 and 2। कह रहा है फिगर 3 में जो क्वेश्चन मार्क का साइन है इसकी जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे कि वो पहले दो जो फिगर्स हैं उनके पैटर्न को फॉलो करें। अच्छा, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये 5 6 7 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि भाई पहला नंबर फिर उसके बाद का नंबर 6 फिर उसके बाद का नंबर 7, क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? नहीं, ये पैटर्न मेरा नहीं है करेक्ट। तो जो पैटर्न पहले एग्जाम में अगर कंफर्म किया, क्योंकि अगर ये होता तो फिर 21 के बाद 22 और यहाँ पे 23 होता। ये तो नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि ये तो नहीं है। इट मीन्स देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, क्या 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें वो तो 35 आता है। 35 का 6 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। चलो 36 भी होता तो उसका रूट तो 6 बनता है। इसका मतलब है ये भी मेरी लॉजिक करेक्ट नहीं है। वैसे मुझे तो लॉजिक नजर आ गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर में आप किस तरह से सोचेंगे। पेपर में तो नहीं समझ आ रहा होता कैसे सोचना है, कंफ्यूजन होती है, पेपर का भी प्रेशर होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या ऐड करने से कोई काम हो रहा है। 7 और 5 को मैं ऐड करूं तो क्या ऐड करने से कोई काम हो रहा है? यस, 7 और 5 को मैं ऐड करूं तो 12 आ रहा है। 7 और 5 को ऐड करें 12 आता है। और 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो नीचे वाला नंबर आता है। इसका मतलब है ये दोनों ऐड होकर डिवाइडेड बाय 2 होते हैं तो नीचे वाला नंबर आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, दो नंबर्स को ऐड करें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो क्या होता है? उनकी एवरेज होती है। मैंने आपको क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने आपके सेशन में करवाए हुए हैं, क्योंकि ये आया भी हुआ है इस तरह का एक क्वेश्चन पास पेपर में क्वांटिटेटिव के पोर्शन में। तो 5 + 21 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 26 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 13 आ रहा है। इसका मतलब मेरी लॉजिक क्रैक होगी। इट मीन्स दैट 21 और 7 को ऐड करूंगा 28 हो जाएगा, और 28 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। ये जो है ना ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 आएगा। तो इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच नंबर विल बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो कौन सा नंबर साइन ऑफ इंटेरोगेशन में आएगा? कौन सा नंबर साइन ऑफ इंटेरोगेशन में आएगा? देखते हैं क्या हो रहा है। 4 और 9 को क्या ऐड करके कोई रिलेशनशिप बन रहा है? नहीं, वो तो 13 बन रहा है, 6 नहीं बन रहा। 6 नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और काम करके देखते हैं। 6 और 9 को ऐड करें वो तो 15 आता है। तो इस तरह से थिंकिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करें, ये तो काम नहीं बन रहा। इसका मतलब है कोई और लॉजिक यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पर चल रही है। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर वालों को, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आता है, और 36 का अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ये नीचे वाली टर्म आती है 6। 9 × 16 करूँ तो वो आता है 144। 144 का मैं अंडर रूट लूँ तो आता है 12। इसका मतलब है कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि ये इसका अंडर रूट आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे वो नंबर होना चाहिए कि जो 16 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 20 का स्केयर बनता हो। तो 20 का स्केयर तो क्या होता है? 20 का स्केयर होता है 400। 16 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 400 आए? तो 400 को 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 16 2 जा 32, 8 हो जाएगा। 80 आ रहा है। इसका मतलब है 16 को जो है वो 25 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 25 400 हो जाता है, और 400 का अंडर रूट 20 आ जाता है। लॉजिक क्रैक हो गई है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। B2 है, E5 है, L12 है, W क्या होगा? बहुत इजी है, सिर्फ काउंटिंग हुई हुई है। बी जो है वो सेकंड अल्फाबेट है तो बी का 2, ई फिफ्थ अल्फाबेट है उसका 5, L12 अल्फाबेट है इसका ये। देखते हैं डब्ल्यू कौन सा अल्फाबेट है। फिंगर्स पे आप अपनी काउंट कर लें, फिंगर्स के ऊपर आप अपनी काउंट कर लें।
और वैसे भी 26 अल्फाबेट्स इन टोटल है ना, तो UVWXYZ, तो ये अगर 26 है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स 26 है, मैं रिवर्स से काउंटिंग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो पता था 25 24, तो ये बन रहा है 23rd। अगर यूं नहीं होता तो आप फिंगर्स पे काउंटिंग कर लेना, ए फर्स्ट बी सेकंड, फिंगर्स पे काउंट कर लें, 23rd पे आप पहुंच जाएंगे। तो मैंने जरा शॉर्टकट लगाया क्योंकि मुझे आता था, तो ये तरीका कार आप कर सकते थे, ईजी था ये। कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, अगेन सीरीज है लेकिन पिक्चर के साथ है, 10 18 26 40। तो 10 से 18 पे जाने के लिए 8 ऐड हुआ है, 18 से 26 पे जाने के लिए अगेन ऐड हुआ है, 26 से 40 पे जाने के लिए अब क्या ऐड हुआ है, अब जो है 14 ऐड हुआ है। इसका मतलब है दो दफा एक ही नंबर ऐड हो रहा है, क्योंकि पहले भी 8 हुआ फिर भी 8 हुआ, तो अब ये अगर जो 14 है तो आगे भी 14 ऐड होगा। तो 40 में जब 14 ऐड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे, कह रहे हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो। ये क्वेश्चन आया है जी 2024 के पेपर के अंदर, कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो। ट्राइंगल की काउंटिंग करना, ट्राइंगल की शर्त क्या है, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो एक तो ट्राइंगल ये पूरा बन जाएगा, एक ये बन गया, एक इसी तरह ये नीचे बन गया, दो हो गए, दो तो मैंने काउंट कर लिए, दो तो मैंने ये काउंट कर लिए, ठीक है। तीन ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। क्या ये ट्राइंगल है? नहीं, ये ट्राइंगल नहीं है, ये नहीं है ट्राइंगल, ये मैंने गलत काउंट किया, देखें, क्योंकि ये एक दो तीन चार साइड्स बन रही है, तो ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है। हाँ, ये छोटे वाला एक ट्राइंगल है पांचवा, ठीक है, ये छोटे वाला एक ट्राइंगल है छठा, ठीक है, और ये छोटे वाला एक ट्राइंगल है सातवां, 7 हो गया। अब फिर एक ट्राइंगल ये बनता है यूं, 8 हो गए, एक ट्राइंगल 8 हो गए, 8 तक मैंने काउंट कर लिए, ठीक है। अब आप ये देखें, अब मैं अगर इसको देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ये परमानेंट ही हो गया, तो एक ट्राइंगल 8 तक मैंने काउंट कर लिए थे, रिकाउंटिंग नहीं करनी, एक को दो दफा नहीं काउंट करना, 8 हो गए, ये हो गया 9, ये वाला हो गया 10, और ये वाला इतना सा हो गया 11। फिर इवन इसके अंदर, इवन इसके अंदर ये अगर आप देखते हैं तो ये एक खुद ट्राइंगल है, 12 हो गया। 10 से ऊपर जब बात चली गई, इसका मतलब है एक ही चॉइस है, 13 है, तो 13 बनते थे ये, तो लाला अगर आप ड्रॉ करेंगे 13 आ जाएंगे, तो देख लेना आपने। अच्छा जी, कोडिंग का एक सवाल है, और उसके बाद फिर ये आईक्यू का सेक्शन एंड हो जाएगा आज का इसका पार्ट। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको ट्यूटोरियल वाले भी एक आध करवाना है, एक से दो दफा वो आया हुआ है पेपर में, ज्यादा नहीं आते कुछ ना, जैसे बाकी टेस्ट के अंदर आईक्यू के पोर्शन में आते हैं। कोडिंग को पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी टफ कोडिंग का मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया है, ठीक है। फैशन जो है, फैशन जो है उसका जो कोड है, कह रहा है फैशन स्टैंड्स फॉर ECU, यानी फैशन का जो कोड बन रहा है वो ये बन रहा है, वो बन रहा है ECUKMQP। ये कोड है और ये वर्ड का कोड है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में काउंटिंग करनी होती है। थोड़ा सा आप देखें, जैसे मैथ्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर आपके ऐसे सवाल नहीं आते सारे के सारे के जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्विकली हो जाते हैं, कुछ कुछ बीच में ऐसे हैं कि जो सॉल्व करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक आधा बीच में पेपर में ऐसा आ जाता है कि जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोडिंग का तरीकाकार सीख लें, बड़ा आसान है। क्विकली आपने, मैं तो स्टेप समझा रहा हूँ, मुझे तो इसलिए टाइम लगेगा, आपने पेपर में ना क्विकली ABC लिख लेनी है, ABCDEFGHKLMNOP, QRSTUVWXYZ। होता क्या है, वहां पे पेपर में आपके पास बुकलेट की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर होगा, और रफ वर्क करने के लिए आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं। आप उस बुकलेट के ऊपर भी रफ वर्क कर सकते हो वैसे तो, और उन पेजेस के ऊपर भी कर सकते हो। तो आपने उस रफ पेज के ऊपर ABC लिख लेनी है। उसके बाद आपने इनको नंबरिंग अलॉट करनी है। नंबरिंग मैं इनको डिफरेंट कलर से अलॉट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6, आप फिंगर टिप्स पे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। वैसे तो ऐसे लग रहा है कि लिखने में टाइम लगेगा, उसमें गलती का चांस ज्यादा है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 अल्फाबेट्स बनते हैं ये।
26 तक नंबरिंग होगी। अब आप पहले इनको कोडिंग अलॉट करेंगे। एफ का कोड क्या बनता है, न्यूमेरिक कोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एफ का न्यूमेरिक कोड 6 बनता है, ए का 1 बनता है, एस का क्या बनता है, एस का 19 बनता है, एच का क्या बनता है जी, एच का 8 बनता है, 8 बनता है, आई का क्या बनता है 9 बनता है, ओ का क्या बनता है, ओ का 15 बनता है, और एन का कोड क्या बनता है, एन कहां पर गया, एन का कोड 14 बनता है। अब आ जाए कि जो कोड था उसका न्यूमेरिक नंबर कोड क्या बनता है, ई का बनता है जी 5, ठीक हो गया जी। सी का क्या बनता है जी 3, यू का क्या बनता है जी 21, के का क्या बनता है जी, के का 11, एम का क्या बनता है, एम का 13, और क्यू का क्या बनता है, क्यू का बनता है 17, और पी का क्या बनता है, पी का बनता है जी 16। अब आपने क्या करना है, कोड में से जो गिवन वर्ड का न्यूमेरिक कोड बनता है उसको माइनस करना है, यानी कोड की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें से आपने गिवन वर्ड की न्यूमेरिक वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस निकालना होता है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालना है, याद रखने का तरीका कार बताता हूँ। क्लास वर्क है डिफरेंस आपका, क्लास वर्क का मतलब क्या, क्लास में से, यानी क्लास वर्क सी, यानी कोड में से वर्ड का न्यूमेरिक वैल्यू माइनस करनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू माइनस करते हैं कोड में से इसकी, तो जब 5 में से 6 माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो +2 आ जाएगा, 21 में से 19 माइनस होगा तो +2 आ जाएगा, 11 में से 8 माइनस होगा तो +3 आ जाएगा, 13 में से 9 माइनस होगा तो +4 आ जाएगा, 17 में से 5 माइनस होगा तो +2 आ जाएगा, 16 में से 14 माइनस होगा तो +2 आ गया। तो यूं आपने क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लेना। तो आपने डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट टेक्निक क्या है, क्लास वर्क, यानी कोड में से वर्ड की न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। क्लियर। अब आपने आना है उस वर्ड की तरफ कि जिसका आपने कोड बनाना है। तो कोड किसका हमने बनाना है, डिजीज का, DISE, ये देख के लिखने हैं, हर नंबर के नीचे वही लिखनी है वैल्यू, एक वैल्यू लिखनी है ए, ठीक है। DID, ये मैं जो आपको बता रहा था गलती नहीं करनी, खुद मैंने कर दी, ये इससे बचना है आपने। डी पहले, आई यहाँ पे आ गया, ये एस आ गया, ये ई आ गया, ये ए का आ गया, ये एस का आ गया, ये ई का आ गया। अब ये पूरे हो गए हैं, अब ये क्या हो गए, ये पूरे हो गए। -1 कर देना, यानी डी एक 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 अल्फाबेट पीछे चला जाएगा। -1 का मतलब क्या, डी एक अल्फाबेट पीछे चला जाएगा। तो डी एक अल्फाबेट क्या चला गया, पीछे चला गया। तो डी से एक अल्फाबेट पीछे क्या है, ठीक है, डी से एक अल्फाबेट पीछे क्या है, सी है, तो सी आ जाएगा। आई +2 हो जाएगा, आई के बाद +2 कौन से बनते हैं, ये +1 ये +2, तो +2 पे क्या पड़ा हुआ है, के पड़ा हुआ है, के आ जाएगा। एस भी +2 पे जा रहा है जी, एस का +2, ये +1 +2 यू आ गया। ई जा रहा है जी +3 के ऊपर, 1 2 3, FEFG 1 2 3, एच ये पड़ा हुआ है, एच ये पड़ा हुआ है, तो 1 2 3 थर्ड के ऊपर एच बनता है। ए चला गया +4 पे, ए चला गया +4 पे, 1 2 3 4। एस चला गया +2 पे, 1 2। ई चला गया +2 पे, ई के बाद +2 क्या बनता है, जी बनता है। तो ये आपके पास कोड आ गया, ये यू लिखा हुआ है, ये यू लिखा हुआ था, एस के बाद +2 पे ये यू है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका कोड आ गया। तो यूं आप क्या निकाल लेंगे, आप कोड अपना निकाल लेंगे। गॉट इट जी। तो आपके पास चॉइसेस आज, जो करेक्ट चॉइस है उसको आप मार्क कर देंगे। तो कोडिंग का फिर आखिर में रिकैप कर लेते हैं, क्या करना है, सबको आपने नंबरिंग अलॉट करनी है, जो कोड है उसमें से आप वर्ड की न्यूमेरिक वैल्यू को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना, जिस अल्फाबेट का आपने कोड निकालना है उसके साथ मैच करना है, नंबरिंग दे देनी है, सिंपली आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ जो है वो सीक्वेंस, जो पिक्टोरियल सीक्वेंस वाले हैं उनको नहीं मैंने ऐड किया, एक आध दफा ही हमारे पेपर में आए हैं, ज्यादा नहीं आए, लेकिन कोशिश ये की है कि सारा जो हमारा आईक्यू का स्पेसिफिक पोर्शन बनता है इंशाल्लाह पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए, वो है। तो हमारे पेपर में कोई एसएसबी नहीं होता, ना ही हमारे पेपर में कोई इनिशियल एग्जाम उस तरह का होता है जैसे फोर्सेज में होता है। तो फोकस होकर आपने तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी दो चीजों के ऊपर मेरिट बनेगा, मेनली आपका रिटर्न टेस्ट, और रिटर्न टेस्ट से भी ज्यादा, रिटर्न टेस्ट तो चले 50 पे पास है ना, उससे भी ज्यादा इंटरव्यू के ऊपर मेरिट बनेगा। तो इंटरव्यू के ऊपर भी आपने फोकस रखना है, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम चला जाता है। रिटर्न टेस्ट को निकालें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इंटरव्यू की तैयारी जो है ना वो देखेंगे, डिटेल में हम चीजें देखेंगे। Like, comment, and subscribe.